बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। चलिए, पहला सवाल कह रहा है कि किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। कह रहा है कि किस छंद में 12 और 7 की यति के साथ कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये बताना है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 19। पहला कह रहा है बरबे, दूसरा कह रहा है दोहा, तीसरा कह रहा है सोरठा और चौथा कह रहा है चौपाई। तो आपको ये बताना है कि 12 और 7 की यति के साथ 19 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है। तो बच्चों, यह जो छंद होता है इसको बरबे कहा जाता है। क्या कहते हैं? बरबे कहते हैं। और बरबे को अवधि का निजी छंद भी कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो आपको विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला कह रहा है कि यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। दूसरा कह रहा है कि सब लोग अपनी राय दें। तीसरा कह रहा है कि हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। और चौथा कह रहा है कि तुम तुम्हारा काम करो। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो शुद्ध है। तो शुद्ध वाले विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों, इसमें जो शुद्ध विकल्प होगा वो पहला हो जाएगा। ये इसमें विकल्प कैसा है? तो ये शुद्ध विकल्प है, जो आपके सभी के सभी जो हैं ये अशुद्ध है। सब लोग ना, सभी लोग अपनी राय दें होना चाहिए। प्रत्येक ने टोपियां पहन रखी थी और तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम नहीं होगा। इसलिए इस विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से लिखित वह कौन सा वाक्य है जो कर्तृवाच्य में लिखा गया है। पहला कह रहा है कि खाना बना दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। तीसरा कह रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। और चौथा कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा वाक्य है जो उसमें कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य वाक्य वाले वाक्य का चयन करना है। तो बच्चों, इसमें जो कर्तृवाच्य वाला वाक्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका चौथा। अब चौथा कैसे होगा? देखिए, खाना बना दिया गया है, इसमें कर्मवाच्य है। प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, इसमें भी कर्मवाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। और कर्तृवाच्य पूछा है तो वो चौथे में वो है। तो अर्थात चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या है, क्या कहते हैं। कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कहेंगे, शब्द, वर्ण, वाक्य या ध्वनि। तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या होती है। तो बच्चों, इसकी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चौथे का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। शब्द जो है वह भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। लेकिन जब सवाल लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक का होता है तो हम किसको लगाते हैं? शब्द को लगाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर पांचवे में। सवाल नंबर पांचवे में कह रहा है कि जय और पराजय में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि जय पराजय में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। तो आपको जय और पराजय में समास बताना है कि कौन सा समास है। तो बच्चों, जय और पराजय में द्वंद्व समास है। जय और पराजय अर्थात समास जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा विकल्प है जिस विकल्प के सभी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हैं। पहला कह रहा है उल्लू, सभा और आंख। दूसरा कह रहा है केंचुआ, फौज और प्रजा। तीसरा कह रहा है चील, जोंक और कोयल। और चौथा कह रहा है भेड़िया, टोली और बाघ। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तो बच्चों, छठवें का उत्तर क्या होगा? तो छठवें का बच्चों उत्तर हो जाएगा
तीसरा वाला, क्योंकि चील, जोंक और कोयल और तीनों के तीनों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में पूछ रहा है कि घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। तो आपको बताना है कि घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, इस लोकोक्ति का क्या भावार्थ निकल रहा है। पहला कह रहा है बच्चों, मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है। दूसरा कह रहा है कि हर घर में गैस के चूल्हे की सुविधा है। तीसरा कह रहा है कि मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी या कठिनाई होती है। और चौथा कह रहा है कि हर आदमी के साथ कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। तो आपको बताना है कि घर घर मिट्टी के चूल्हे, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा। तो बच्चों इसका भावार्थ चौथा वाला सही हो जाएगा कि हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाइयां लगी रहती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8वें का। सवाल नंबर 8वें में बच्चों कह रहा है कि टका सा जवाब देना, इसका भावार्थ है। आपको क्या बताना है। आपको बताना है कि टका सा जवाब देना, इसका भावार्थ क्या है। पहला कह रहा है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, अस्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी से बात करना और खरी खरी सुनाना। तो आपको बताना है कि टका सा जवाब देना, इसका भावार्थ क्या बनेगा। तो बच्चों इसका भावार्थ बनेगा स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, या फिर इसको आप कह सकते हो इनकार कर देना। अर्थात पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। 8वें का कौन सा सही होगा, पहला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें अल्प विराम चिन्ह है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपको अल्प विराम चिन्ह के बारे में बताना है। तो 9वें का बताना है कि कौन सा बच्चों इसमें से अल्प विराम चिन्ह जो है वो होगा। तो बच्चों अल्प विराम जो चिन्ह होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम। पहले वाले को पूर्ण विराम, दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं क्या, अर्ध विराम, और इसके बाद तीसरे को क्या कहते हैं, अल्प विराम, और चौथा है जिसको खड़ी पाही या पूर्ण विराम कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 10वें में कह रहा है पूस की रात किसकी कहानी है। तो आपको ये बताना है कि पूस की रात किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की, यशपाल की या प्रेमचंद की। तो आपको ये बताना है कि इसमें से पूस की रात कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो 10वें का उत्तर बताइए, पूस की रात किसकी कहानी लिखी गई है। तो बच्चों पूस की रात जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, और जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, माधुरी पत्रिका में। किसमें, माधुरी पत्रिका में। चलिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सागर का पर्यायवाची नहीं है। पहला कह रहा है अम्बुधि, दूसरा रत्नाकर, तीसरा बारिश और चौथा निर्जर। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से सागर का क्या नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों सागर का जो पर्यायवाची नहीं है उसके बारे में बताना है। तो बच्चों 11 का उत्तर हो जाएगा चौथा, निर्जर। यह सागर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अम्बुधि, रत्नाकर, वारिस, नदीस, जलधाम, जलधि, पारावर, ये सभी जो हैं वो सागर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। इसके बारे में आपको बताना है कि श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। पहला कह रहा है मिश्र वाक्य, दूसरा जटिल, तीसरा सरल और चौथा संयुक्त वाक्य। तो आपको बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो बच्चों 12 का उत्तर आपको बताना है कि यह मिश्र वाक्य है, जटिल वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों यह जो वाक्य होगा यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और कई सारे आश्रित वाक्य उसके ऊपर निर्भर होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा नयन नचाई कहायो मुस्काई लला फिर खेलन आयो होरी, इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति होती है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति होती है।
वीर रस की, हास्य रस की, करुण रस की या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति होती है। तो 13 का उत्तर आप बताएं। तो बच्चों 13 में इस ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं कोई होगा? क्योंकि इसमें जो है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। तो इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 14 कह रहा है कि बीजारोपण करने का भावार्थ क्या है। तो आपको बताना है कि बीजारोपण करने का भावार्थ क्या होता है। खेत जोतना, गमले आदि में बीज बोना, आरंभ करना या पौधे लगाना। तो बच्चों बीजारोपण करने का भावार्थ होता है आरंभ करना, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 14 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में पूछ रहा है कि कटहल का तत्सम रूप होगा। तो आपको ये बताना है कि कटहल का तत्सम क्या होता है। कटली, काटफल, कामफल या कंटफल। तो आपको बताना है कि कटहल का तत्सम रूप क्या होता है। कटली होता है, काठफल होता है, कामफल होता है या कंठफल होता है। तो बच्चों कटहल का जो तत्सम रूप होता है वो कंठफल होता है, अर्थात चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में तत्सम की पहचान कीजिए। तो आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। पहला कह रहा है हाथ, दूसरा आभीर, तीसरा खत्री और चौथा खेत कह रहा है। तो आपको किसकी पहचान करनी है? आपको पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बच्चों इसमें से आभीर शब्द जो है वो तत्सम है, दूसरा वाला तत्सम है। हाथ का तत्सम हस्त होता है। हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। खत्री का छत्री होता है और खेत का क्षेत्र होता है। तो ये तीनों तद्भव हैं और आभीर जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अहीर होता है। क्या होता है? अहीर होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 कर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होंगे वाक्य के। 5, 8, 7 और 4। तो आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 5 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं या 4 होते हैं। तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, अर्थात 17 का दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में क्या कह रहा है? कह रहे कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो आप बताना है कौन सा अलंकार होगा। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है। पहला कह रहा है दृष्टांत, दूसरा निदर्शना, तीसरा प्रतिवस्तुपमा और चौथा अर्थांतरन्यास अलंकार। तो आपको बताना है कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा। ये जो परिभाषा लिखी है इसमें आपको अलंकार बताना है। तो बच्चों इसमें अलंकार जो होता है वो निर्दर्शना अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां निदर्शना अलंकार होता है। जैसे प्रेम कुपंथ कराल महा, तलवार के दार पे धावनो है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर सवाल की। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो आपको मात्रिक छंद की पहचान करनी है। पहला कह रहा है उपेंद्र ब्रजा, दूसरा इंद्र ब्रजा, तीसरा चौपाई और चौथा बसंतिल का। तो अब बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो मात्रिक छंद है। तो बच्चों इसमें तीसरा मात्रिक छंद है, चौपाई मात्रिक छंद है, बाकी सभी के सभी जो है वो वर्णिक छंद हैं। कैसे हैं? वर्णिक हैं। उपेंद्र ब्रजा 11 वर्ण होता है, जगण तगड़ और जगण और 2 गुरु होते हैं। इंद्र ब्रजा 11 वर्ण होते हैं, 2 तगण 1 जगण 2 गुरु होता है। और जो बसंतिल का होता है यह समवृत्त छंद होता है, इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 21 नंबर सवाल की।
21 में कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी कृति है। तो आपको ये बताना है बच्चों की प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताना है कि प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी। तो बच्चों प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की थी और इसका समय है 1914 और इसको खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा किर शब्द का अर्थ होता है। तो आपको किर शब्द का अर्थ बताना है। पहला कह रहा है कील, दूसरा कीड़ा, तीसरा तोता और चौथा हाथी। तो आप बताना है कि कीर शब्द का अर्थ क्या होता है। कील होता है, कीड़ा होता है, तोता होता है या हाथी होती है। तो बच्चों कीर शब्द का अर्थ जो है वो तोता होता है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। कह रहा इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है। तो आपको ये बताना है कि किसमें ईयल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहा है पहला नारियल, दूसरा अड़ियल, तीसरा मरियल, चौथा सड़ियल। तो आपको बताना है कि किसमें ईयल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 23 वाले का उत्तर बताएं किसमें ईयल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो बच्चों नारियल में ईयल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, बाकी सभी में ईयल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अड़ियल में भी ईयल है, मरियल में भी ईयल है और सड़ियल में भी ईयल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहा किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना है कि किस में जो है आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला कह रहा है मिलावट, दूसरा बनावट, तीसरा महावट और चौथा सजावट। तो आप बताना है कि आवट प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं किया गया है। तो बच्चों मिलावट में, बनावट में और सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि महावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन 24 का भी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको उच्छिष्ट का संधि विच्छेद बताना है। पहला कर उद और शिष्ट, दूसरा उत और शिष्ट, चौथा उतः और इष्ट और तीसरा उता और शिष्ट और चौथा उत और शिष्ट। तो आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा 25 वाले सवाल का। उच्छिष्ट में आपको सही संधि विच्छेद करना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट होता है। तो 25 का दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। कह रहा किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि किस में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है। पहला कह रहा है सुप्रसिद्ध, प्रतिनिधि युक्त, प्रतिनिधि युक्ति और तीसरा पर्यवेक्षक और चौथा अभिभावक। तो बताना है कि किसमें केवल एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो बताइए किसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो बच्चों 26 में अभिभावक शब्द में एक सिर्फ उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। तो आपको ये बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। परास्त में, अद्यतन में, व्याधि में या प्रत्येक में। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित शब्द है। तो 27 का बताइए कि कौन सा उपसर्ग रहित है। तो परास्त में पर उपसर्ग पर और अस्त, व्याधि में बीधन आदि और प्रत्येक में प्रति लगा है, जबकि अद्यतन में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। चलिए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 28 का। कह रहा है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा क्या है। आपको बताना है कि इन पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है। तो आपको अस्थाई भाव बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। पहला कह रहा है विस्मय, दूसरा रति, तीसरा शोक और चौथा क्रोध। तो बताना है आपको इसमें किस जो है अस्थाई भाव कि कौन सा इसमें अस्थाई भाव है।
तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों इसमें जो है वो शोक नामक अस्थाई भाव प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इस कविता में जो है वो करुण रस की प्रतीति हो रही है, इसलिए करुण रस का अस्थाई भाव जो है वो शोक होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कह रहा मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहला कह रहा है उपमा अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो बताना है कि 29 वाले में कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है 29 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज का अंतिम सवाल 30वां नंबर। कर इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास हैं। तो आपको बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास हैं। पन भरा, छुट भया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ, देशभक्ति, निशाचर और हुक्मनामा। तो आपको बताना कि किसमें सभी विकल्प किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास हैं। तो बच्चों 30वें का उत्तर हो जाएगा दूसरा, शुभागमन और चरण कमल। पन भरा और छुट भया लिखा हुआ है, तो देखो पन भरा का मतलब क्या होगा। तो पन भरा का मतलब क्या होता है। पन भरा मतलब पानी से पानी को यूं कह सकते हो कि पानी को जो भरने का काम करते हैं उसको पन भरा कहा जाता है। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। छुट भया जो है इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। और गृहस्थ लिखा हुआ है तो गृहस्थ मतलब गृह में स्थित हो जाएगा। देशभक्ति देश के लिए भक्ति हो जाएगा। तो जो उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही कर्मधारय समास है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।